किसी भी सरकार के लिए शुरुआती 2 साल बहुत अहम होते हैं क्योंकि इन्हीं 2 सालों में सरकार की दिशा और दशा दोनों तय होती है। तो 2 सालों का अनुभव हमसे साझा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका जी मीडिया पर। जी धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल है कि 2 साल और आपने जो चुनाव लड़ा था वो लड़ा था मोदी की गारंटी पर, तो कितनी गारंटी पूरी हुई या कुछ बाकी भी है? 13 दिसंबर 2025 को हमारी सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूरे हुए और 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर विश्वास की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास की और एक बड़ा जनादेश हमारी पार्टी को दिया और हम लोगों को सरकार में बैठाया। और जो वादा हमारी पार्टी का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से था, उसको मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं। और मुझे बताते हुए बड़ा फक्र होता है कि 2 साल के अल्प समय में ही मोदी की गारंटी के अधिकांश काम सरकार ने पूरे किए हैं। एक तो पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उनका हक छीना गया था। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो मुख्यमंत्री होगा उसका सबसे पहला काम होगा 18 लाख गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देना। और मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि 24 घंटा का भी विलंब किए बिना अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति सरकार ने दी। और आज 2 साल के अंदर में 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुका है। आज 8 लाख से ज़्यादा लोग गृह प्रवेश भी कर चुके हैं। तो एक बड़ा वादा हमारी सरकार ने पूरा किया। किसानों से भी वादा था कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और प्रति क्विंटल 3100 रुपये धान का कीमत देंगे। आज ये 3रा साल चल रहा है, अभी भी धान की खरीदी हुई है और सरकार अपना वचन पूरा कर रही है। और 2 साल का बकाया बोनस था 13 लाख किसानों का, जो कांग्रेस की सरकार ने भी अपने जन घोषणा पत्र में उसको रखा था कि हम 2 साल का बोनस देंगे। लेकिन पूरे 5 साल सरकार में रहने के बाद भी 1 रुपया बोनस का नहीं दिए। लेकिन हम लोग करीब सरकार में आने के 20 दिन के अंदर ही 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया बोनस का, जिसको करीब करीब किसान भूल चुके थे कि शायद अब ये राशि नहीं मिलेगी, लेकिन उसको भी देने का काम हमारी सरकार ने किया। हमारी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए वादा था कि महतारी बंधन योजना का लाभ देंगे। और आज 70 लाख से ज़्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन की राशि हर महीना 1000 रुपया उनके खातों में भेजते हैं। 23वां किस्त भेज चुके हैं। 15,000 करोड़ से ज़्यादा राशि उनके खातों में भेज चुके हैं और महिलाओं का काफ़ी इससे आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। तेंदुपत्ता हमारे जनजातीय समाज का, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का और विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग के लोगों की आजीविका का एक बड़ा साधन है। तेंदुपत्ता को हरा सोना कहते हैं
और इससे करीब 12.5 लाख से 13 लाख परिवार जुड़ा हुआ है। तो उसका भी कीमत 4,000 मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 किए हैं और पूरा तेंदुपत्ता खरीदते हैं। चरण पादुका योजना फिर से शुरू किए हैं। आज 5,62,000 से ज़्यादा हमारे प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि कल्याण योजना के माध्यम से 10,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। आज रामलला दर्शन योजना का भी हमारी मोदी की गारंटी में वादा था। आज 40,000 से ज़्यादा हमारे राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन आशीर्वाद लेकर आ चुके हैं और लगातार लोग जा रहे हैं। एक बुजुर्गों की इच्छा होती है कि अंतिम समय में तीर्थ व्रत कर लें, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है, लेकिन वो काम भी सरकार पूरा कर रही है। आज 19 जगह पूरे देश में तीर्थ चिन्हित हैं और जहाँ भी बुजुर्गों की इच्छा होती है सरकार अपने खर्चे से उनको तीर्थ कराती है। तो इस तरह से मोदी के अधिकांश कामों को 2 वर्ष की अल्प समय में सरकार पूरा करने का प्रयास किया है। और एक जो सबसे बड़ा काम हुआ है, पिछले सरकार में सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया था। कहे कि एक बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को दिया था और उन्होंने अपना जन घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे, लेकिन 5 साल में किसी भी वादा को उन्होंने पूरी तरह से पूरा नहीं किया, बल्कि पूरे प्रदेश को अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित कर दिया। भ्रष्टाचार की अति हो गई, हर चीज़ में भ्रष्टाचार हुआ, कोयला में, रेत में, आबकारी में, महादेव सट्टा ऐप, इतना तक कि पीएससी जैसी जो संस्था है जो हमारे बेटा बेटियों का भविष्य तय करता है, उसमें भी भ्रष्टाचार पिछली सरकार में हुआ और उसकी भी आज जांच हुई है सीबीआई द्वारा और दोषीदार जेल के शिक्षों के अंदर में हैं। और जितने भी घोटाले हुए अपराधी मतलब आज जेल के शिक्षों के अंदर में हैं। तो एक बड़ा जनता का विश्वास हासिल करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। आप नक्सलवाद की बात करते हैं तो अभी विजय शर्मा जी से बात हो रही थी कि क्या मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद पूरा हो जाएगा? आपको कॉन्फिडेंस है खत्म हो जाएगा? जी बिल्कुल। जब हम लोग सरकार में आए तो बड़ा सौभाग्य छत्तीसगढ़ का कि जनवरी 2024 में ही हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ पधारे और नक्सलवाद को लेकर एक बैठक किए। तब पता चला कि देश का 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा हुआ है, बाकी मात्र 23% नक्सलवाद पड़ोस के 6-7 राज्यों में थोड़ा थोड़ा करके बचा है। और इसका कारण ये था कि पिछली कांग्रेस की सरकार में बिल्कुल भी सरकार के द्वारा नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई नहीं लड़ी गई और इसीलिए इतनी तादाद में यहाँ पर नक्सलवाद बचा हुआ था। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि ये जो नासूर है, जो कलंक है, विकास में जो बड़ा बाधक है नक्सलवाद, इसको समाप्त करना है। और माननीय गृह मंत्री जी ने एक डेडलाइन भी तय कर दिया 31 मार्च 2026 का और बड़ी रणनीति के साथ लड़ाई शुरू हुई। JTF जॉइंट टास्क फोर्स का गठन हुआ और आज वही जवान है हमारे छत्तीसगढ़ में, आज वही जवान साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं और लगातार सफलताएं मिल रही हैं। ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें सफलता मिल रही है और आज जितने भी बड़े माओवाद हैं सारे न्यूट्रलाइज हुए हैं और नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा। ये अक्सर देखने में आता है कि नक्सलवाद को लेके कांग्रेस भी श्रेय लेती है कि इसकी शुरुआत हमने की खत्म करने की, और जो बस्तर में विकास की बात होती है
तो वो ये कहती है कि इसका रोड मैप जो है हमने तैयार किया था। इस पे आप क्या कहेंगे? अब शुरुआत किए होते तो 77% नक्सलवाद नहीं बसता प्रदेश में। तो चलिए मैं बस्तर पे एक सवाल और ले लूँगा कि बस्तर के विकास का रोड मैप आपने क्या तय किया हुआ है? देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि नक्सलवाद तो समाप्त होगा, लेकिन उस क्षेत्र में जो वर्षों से विकास से वंचित है, वहाँ पर हम लोगों को विकास भी पहुँचाना पड़ेगा। वहाँ के लोगों से सतत संपर्क भी स्थापित करना पड़ेगा और इसके लिए हमारी सरकार ने नियत नेलानार योजना शुरू की है। ये गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। और इस योजना के माध्यम से हम लोग उन क्षेत्रों में जैसे जैसे सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने उसका दायरा भी बढ़ा दिया। पहले एक सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में उनका कार्य क्षेत्र होता था, लेकिन अब उसका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर 10 किलोमीटर कर दिया है। तो इस तरह से लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और माओवादी समाप्ति की ओर हैं। तो अभी तक नियत नेलानार योजना के माध्यम से 400 से भी ज़्यादा गाँव में हम लोग विकास को पहुंचा रहे हैं। जहां पहले कोई जाने से भी डरता था, आज वहां सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, घरों में पानी पहुंचा रहे हैं, वहां स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, वहां राशन कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, लोगों को राशन मिल रहा है। तो एक तरह से सरकार के प्रति उनका विश्वास बढ़ भी रहा है और हम लोग अच्छी पुनर्वास नीति भी लेकर आए हैं। यहाँ पर हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी बैठे हैं, श्री विजय शर्मा जी। इन्होंने बड़ा मेहनत किया है नई पुनर्वास नीति के लिए, कई प्रदेशों में जाकर उसका अध्ययन करके अच्छा पुनर्वास नीति दिए हैं। उसका भी परिणाम है कि आज भारी तादाद में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और उनका भी हम लोग ख्याल रख रहे हैं, उनका भविष्य ठीक से संवरे, इसकी भी चिंता हो रही है। और हम लोग उस क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ाना चाहते हैं, काहे कि छत्तीसगढ़ का हम स्वर्ग कह सकते हैं बस्तर क्षेत्र को, जो नक्सलवाद के कारण विकास की दृष्टि से वर्षों से वंचित रहा, लेकिन वास्तव में वो स्वर्ग है। अनेकों वहाँ पर जलप्रपात हैं, कुटुमसर का गुफा है, वहाँ अबुझमाड़ जैसा डेंस फॉरेस्ट है और अबुझ धुड़मारास एक ऐसा गांव है जिसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान 60 देशों में 20 बेस्ट विलेज का चयन हुआ है, उसमें एक धुड़मारास भी है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावना है और हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं जिसमें पर्यटन को भी उद्योग में शामिल किए हैं। तो हम लोग बस्तर क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ाना चाहते हैं, कृषि को भी बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर पशुपालन को भी हम लोग बढ़ाना चाहते हैं और सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उसका भी वैल्यू एडिशन करा के उस क्षेत्र के हमारे लोगों को हम लोग छोटे छोटे उद्योग धंधा से जोड़ना चाहते हैं। तो इस तरह से पूरा रोड मैप बस्तर के विकास के लिए हमारी सरकार के पास है। आपने उद्योगों की बात की, तो अगर पूरे छत्तीसगढ़ को ले ले तो निवेश हो छत्तीसगढ़ में, युवाओं को रोजगार मिले, इस पे आपकी सरकार कुछ पहल कर रही है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 लॉन्च किया है और अभी मात्र 1 आध साल हुए हैं, लेकिन इसकी सराहना देश और विदेशों में भी हो रहा है। और अच्छी उद्योग नीति का परिणाम ये है कि अभी 1 साल के अंदर ही करीब 8 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है और कई चीज़ धरातल में शुरू भी हो गया है। सेमीकंडक्टर प्लांट का काम यहाँ शुरू हो गया है, AI बेस्ड डाटा सेंटर का काम शुरू हो गया है और भी बहुत सारे उद्योग। आज ही जो बॉम्बे हॉस्पिटल है उसको ज़मीन रजिस्ट्री किए हैं, 15 एकड़ ज़मीन दिए हैं। हम लोग 100 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में मेडी सिटी यहाँ पर विकसित करना चाह रहे हैं नया रायपुर में,
जिसमें पूरे प्रदेश के गरीब लोगों के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था होगी। तो इस तरह से नई उद्योग नीति का भी लगातार फायदा हो रहा है और नई उद्योग नीति में हम लोग विशेषकर रोजगार को ज़्यादा महत्व दिए हैं। अगर कोई उद्यमी अपने उद्यम में स्थानीय 1000 लोगों को रोजगार देता है तो हमारी नई उद्योग नीति में विशेष उनको प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। तो इस तरह से हमारे बेटा बेटियों को रोजगार देने के लिए भी हम लोग उद्योग के माध्यम से चिंता कर रहे हैं। महतारी वंदन योजना एक आपका बड़ा चुनावी वादा था जो आज शुरू भी हो गया। तो मेरा सवाल है कि आज महिलाओं के खाते में 1000 रुपये आते हैं, तो ये रकम आने वाले समय में कुछ बढ़ सकती है, इस पे कुछ प्लान कर रहे हैं? देखिए, अभी तो 5 साल हमारे पास है, उसमें 2 साल व्यतीत हुए हैं, 3 साल और है। और यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत चरमराई थी, लेकिन लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अपना राजस्व बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आबकारी में हम लोग राजस्व बढ़ा रहे हैं। पिछली सरकार में 6000 करोड़ के आसपास राजस्व आता था, जिसको बढ़ाकर हम लोग 10,000 करोड़ से ऊपर किए हैं। आज जीएसटी कलेक्शन भी, उसमें भी हमारा प्रदेश नंबर 1 है देश में। आज 18,000 करोड़ के आसपास हमारा जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। और माइनिंग के सेक्टर में भी हमारा प्रदेश बड़ा समृद्ध है, तो माइनिंग के सेक्टर में भी हम लोग लगातार राजस्व बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज 14,000 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व माइनिंग से आ रहा है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं और देखेंगे आगे। आप अक्सर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है गुड गवर्नेंस का, तो आखिर ये गुड गवर्नेंस है क्या और कैसे इस पे काम कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने अपने प्रदेश में सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है और सबको डिजिटल करने का प्रयास हो रहा है। इतना तक कि हमारा मंत्रालय भी ई प्रणाली से संचालित हो रहा है और इससे समय पर फाइलों का मूवमेंट हो रहा है, देरी नहीं हो रही है। और आज पिछली सरकार में जो भी करप्शन के रास्ते थे, जो भी ऑफलाइन थे, सबको बंद करके ऑनलाइन कर रहे हैं। पिछली सरकार में कोयला में ही ऑफलाइन व्यवस्था थी, जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। आज भी कोयला घोटाला में कई लोग जेल के शिक्षों के अंदर में हैं, लेकिन वो ऑफलाइन सिस्टम हमारी सरकार ने ख़त्म किया और आज ऑनलाइन हो गया है। उसी तरह से आबकारी में पहले 2-2 काउंटर, कैश काउंटर होते थे दुकान में, उसमें भी FL10 जैसे भ्रष्टाचार का रास्ता था, वो सबको भी बंद करके सब जगह हम लोग डिजिटल को प्राथमिकता दिए हैं और इससे भ्रष्टाचार रुक रहा है। आज जमीन रजिस्ट्री जैसे सेक्टर में 10 क्रांति लाए हैं। आज घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री हो रही है और 1 घंटा के अंदर नामांतरण भी हो रहा है। इस तरह हम लोग लगातार सुशासन स्थापित करने के लिए सरकार के तरफ से प्रयास कर रहे हैं और उसका अच्छा परिणाम देखने को भी मिल रहा है। क्या अन्य राज्यों के तर्ज पे छत्तीसगढ़ में भी हम सीएम हेल्पलाइन देख पाएंगे? जी बिल्कुल, सीएम हेल्पलाइन तो देख पाएंगे। एक अच्छा डैशबोर्ड भी हम लोग बना रहे हैं। जिस तरह से गुजरात सरकार में मुख्यमंत्री का डैशबोर्ड है, जहां मुख्यमंत्री अपने निवास में बैठे बैठे पूरे प्रदेश की जानकारी ले सकते हैं। इतना तक कि किस स्कूल में, किस कक्षा में कितने बच्चे बैठे हैं और गुरुजी वहां पर उपस्थित हैं कि नहीं, इतना तक मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री निवास से देख सकते हैं। तो इस तरह से मुख्यमंत्री डैशबोर्ड का भी निर्माण यहाँ पर हो रहा है और यहाँ से भी व्यवस्था होगी सीएम हाउस से कि पूरे प्रदेश की गतिविधि को देख पाएंगे। आपने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फील्ड पे जाइए और विधायकों के, सांसदों के जो पत्र है उनके जवाब दीजिए, तो क्या आपको कभी कोई शिकायत ऐसी मिलती है? इस पे आप क्या कहेंगे, इस पहल पे? समय समय पर
समीक्षा बैठकें होती हैं, विभागों की होती हैं, कलेक्टर्स, एसपी के साथ भी बैठक होता है। और चूंकि सबका लक्ष्य एक ही है, जनसेवा करना, चाहे वो शासन में बैठे हुए लोग हों, चाहे प्रशासन में बैठे हुए लोग हों, और बराबर उनको सुझाव दिया जाता है। कहे कि प्रवास बहुत ज़रूरी होता है। क्षेत्र में प्रवास करने से अपने आप कई चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इसलिए हमारा बराबर आग्रह होता है हमारे मंत्रियों से भी और हमारे ऑफिसर से भी कि वो बराबर अपने क्षेत्रों में भ्रमण करें। और हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं और उसका समाधान तो प्रशासन से होता है। इसलिए हमारे प्रशासन के लोगों से भी आग्रह होता है कि हमारे जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए और उनका समाधान भी प्रयास करना चाहिए और कई बार टेलीफोनिक संपर्क भी करना चाहिए। मनरेगा का नाम बदल दिया गया और इस पे विपक्ष काफ़ी आरोप लगाता है इस स्कीम को लेके कि हमने शुरुआत की और नाम बदल दिया। और कई अगर इसको कहा जाए तो इसमें भी आप राम ले आए, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत जी राम जी योजना का लॉन्च किया है, वो मनरेगा से कई गुना बेहतर है। मनरेगा में अनेकों तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। मैं पार्लियामेंट में हमारे देश के यशस्वी पंचायत मंत्री का स्पीच सुन रहा था, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान का। तो पूरे देश में मनरेगा को लेकर 10 लाख से ऊपर शिकायतें मिली थी, जिसमें कई बार मजदूरों के जगह पर व्हीकल वगैरह, जेसीबी वगैरह लगाने की शिकायत, कई जगह मजदूरी भुगतान में विलम्ब, इस तरह की अनेकों शिकायतें उसमें थी। लेकिन जो विकसित भारत जी राम जी है, इसमें एक तो 100 दिन का प्रावधान था मनरेगा में, उसको बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। तो 25 दिन ज़्यादा काम हमारे मजदूरों को मिलने वाला है और 1 सप्ताह में भुगतान निश्चित किया गया है। और पहले मनरेगा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, और वो व्यवस्था थी भी तो सिर्फ कागजों पर थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, 1 सप्ताह के अंदर भुगतान नहीं होगा तो अतिरिक्त राशि देना पड़ेगा मजदूरों को, और कई तरह के काम इसमें ले पाएंगे। और ग्राम सभा इसमें सर्वोपरि होगा। ग्राम सभा बैठकर तय करेगा कि उनके ग्राम पंचायत में विकास के लिए कौन काम सबसे पहले करना आवश्यक है, कौन बाद में करना है। तो ये पूरी जवाबदारी ग्राम सभा की होगी। तो इस तरह से अनेकों मामले में मनरेगा से ये विकसित जी राम जी योजना बहुत अच्छा है और इसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। इसके बाद थोड़ी एसआईआर पे चर्चा कर ले। करीबन 27 लाख नाम कटे छत्तीसगढ़ में ही। इस पे कांग्रेस ने तो आपत्ति की, कुछ बीजेपी नेताओं ने भी आपत्ति जताई जगह जगह पे। तो इस पूरी प्रक्रिया पे आप क्या कहेंगे एसआईआर पे? एसआईआर का हम स्वागत करते हैं और ये इलेक्शन कमीशन का बहुत अच्छा स्टेप है, उनका धन्यवाद भी करते हैं। निश्चित रूप से मतदान बिल्कुल फेयर होना चाहिए, फॉल्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये जो एसआईआर हो रहा है, इस दिशा में एक कारगर कदम है। इसमें कोई मृत व्यक्ति हैं तो उनका नाम कटेगा। 2-2 जगह अगर किसी का नाम है, 2-2 से 3-3 जगह भी रहता है, तो एक जगह उनका नाम होगा। तो इस तरह से मतलब कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पते से बाहरी लोग भी अपना नाम जुड़वा लेते हैं। तो इस तरह से जो भी फेक मतदाता होंगे इससे वंचित हो जाएंगे और एक फिर चुनाव सुनिश्चित होगा। तो हम एसआईआर की बहुत स्वागत करते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा काफ़ी बड़ा रहा है, उसके लिए एसटीएफ का भी गठन हुआ। तो अब तक एसटीएफ के गठन के बाद आप कितनी कामयाबी देखते हैं इस घुसपैठ को रोकने के लिए?
हर जिलों में एसटीएफ का गठन हुआ है बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, और एसटीएफ काम कर रहा है। अब बात अब कर ले भूपेश बघेल जी के बेटे की। उनको तो जमानत मिल गई, लेकिन कवासी लखमा अभी भी जेल में है, और आपकी पार्टी के कई नेता भी बयान देते हैं कि भूपेश बघेल ने जो है एक निर्दोष आदिवासी को फंसा दिया। तो आपको लगता है कि इस मामले में कवासी लखमा को बलि का बकरा बनाया गया? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र को जमानत मिली है, वो बरी नहीं हुए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके खिलाफ में पुख्ता एविडेंस हैं और निश्चित रूप से उनको सजा होगी। और जहाँ तक कवासी लखमा की बात है, उन्होंने खुद बयान दिया है कि मैं तो अनपढ़ हूँ, जहाँ अधिकारी हमको दस्तखत करने के लिए बोलते थे वहाँ पर मैं दस्तखत कर देता था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो बलि का बकरा बना है कि नहीं बना है। थोड़ी बात धर्मांतरण की कर ले। धर्मांतरण एक गंभीर विषय है, खासकर छत्तीसगढ़ में। कांकेर में भी हमने देखा शव दफनाने को लेकर बवाल कटा काफ़ी। तो ये जो धर्मांतरण का चक्र है, इसको रोकने के लिए सरकार कुछ कर रही है कि ये बार बार ना आए? जी बिल्कुल, इसके लिए कानून तो है हमारे प्रदेश में, लेकिन और कड़ा कानून आने वाले सत्र में, बजट सत्र में आने वाला है। 2047 भारत को विकसित करने का एक कार्यक्रम है केंद्र सरकार का, उसमें छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में, जनसेवक के रूप में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसा भारत जो किसी को छेड़ता नहीं है, और कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। दुश्मन को घर में घुसकर मारने वाला ये नया भारत का निर्माण माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। और उन्होंने अपने 11 साल के अथक परिश्रम करके जो हमारा ये देश आर्थिक क्षेत्र में 2014 के पहले लंबे समय तक 10वें स्थान पर स्टेबल था, उसको बढ़ाकर आज 4थे स्थान पर लाके खड़ा कर दिया है। और उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। तो उसमें छत्तीसगढ़ को भी, पूरे देश को, एक एक व्यक्ति को सहभागी बनना पड़ेगा। और इसलिए हम लोग भी 2047 विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं, और उस अनुसार हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। आज जो हमारे प्रदेश का जीएसडीपी है, उसको आने वाले 5 सालों में हम लोग दोगुना करने जा रहे हैं, और 2047 तक 75 लाख करोड़ का जीएसडीपी हमारे प्रदेश का पहुंचेगा। ऐसा सरकार काम कर रही है। और हम लोग अल्पकालिक, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, ये 3 तरह का योजना में काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से 2047 तक हमारे प्रदेश का जीएसडीपी 75 लाख करोड़ होगा। 2 साल हुए सरकार को, तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो 2 साल है, इसमें सबसे बड़ी सीख क्या रही है आपकी? क्या सिखा के गया ये? देखिए, एक तो अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है और नियत साफ है तो कोई चीज असंभव नहीं है। और जनता का प्यार भी मिलता है, विश्वास भी मिलता है। 2 साल में हमने अनुभव किया है। 2 साल पहले जब मुख्यमंत्री का दायित्व संभाले थे तो बड़ी चुनौतियां थी। हर तरफ से विश्वसनीयता का भी एक चुनौती था, लेकिन हमारी सरकार की नीति भी तय है, नियत भी तय है, और दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। इसलिए लगातार
छत्तीसगढ़ के विकास में काम कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है, जिसके ताकत से ऊर्जा लेकर हम लोग लगातार उनके सेवा में काम कर पा रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भी सरकार इसी नीति और नियत और दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से छत्तीसगढ़ का विकास में सदैव तत्पर रहेगी। इसी से जुड़ा मेरा आखिरी सवाल है कि आने वाले 3 सालों के लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी? एक तो मैंने कहा कि हम लोगों ने 2047 विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। उसके अनुसार शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टाइम योजना बनाकर काम कर रहे हैं और नई उद्योग नीति भी लाए हैं। नई उद्योग नीति में निवेश भी आएगा और रोजगार को भी हम लोग फोकस किए हुए हैं और विशेषकर नई उद्योग नीति में बस्तर और सरगुजा संभाग को विशेष फोकस किए हैं, क्योंकि दोनों संभाग जनजातीय बाहुल है और इस तरह से बहुत पोटेंशियल है हमारे प्रदेश में। काहे कि भगवान ने बहुत आशीर्वाद दिया है। हमारा प्रदेश खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ लोहा है, कोयला है, यहाँ पर गोल्ड, डायमंड, टीना, बॉक्साइट सब कुछ है। यहाँ पर 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उसका वैल्यू एडिशन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ के किसान भी मेहनत कश हैं। यहाँ के लोगों के लिए देश में कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो सब मिलकर हम लोग छत्तीसगढ़ को बहुत विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में निस्संदेह हम लोग बनाने में कामयाब होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, जिन्होंने न सिर्फ पिछले 2 सालों के उनके उपलब्धि बताए, बल्कि आने वाले 3 साल की रणनीति पर भी चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। जी आपका भी धन्यवाद, आपके पूरे जी न्यूज़ परिवार का धन्यवाद।